जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का ये पार्ट 3 वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ सवाल जो है पूछे गए हैं उस एग्जाम में। तो एक एक करके हम लोग रीजनिंग के सारे वीडियोज जो है इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या कुछ टॉपिक से सवाल आपके पूछे जाने हैं और कैसे आप उसका प्रिपरेशन करेंगे। इस संबंध में आपके लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं यूट्यूब पे, आप तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आप ही के डिमांड से चलाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 में कि आज कौन से क्वेश्चन पेपर को हमने यहां पर लिया है। तो आज हम लोगों ने लिया है एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव आरपीएफ अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 जो 5/11/2025 को हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 2025 को ये एग्जाम हुआ था और उसमें क्या कुछ सवाल पूछे गए थे रीजनिंग के, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बड़ी भ्रांति थी लोगों को कि रीजनिंग के सवाल किसमें, मैथ के सवाल किसमें, और सही में ये भ्रांति रही। मैं भी जब इसको छांट रहा था या बाइफरकेट कर रहा था तो किसको रीजनिंग में ले किसको मैथ में ले, बड़ा दुविधा हुआ। तो हमने जो है थोड़े से सवालों को रीजनिंग में जो प्रॉपर रीजनिंग के हैं उसको रीजनिंग में ले लिया है और मैथ के सवाल जब हम मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो पर और पहला सवाल ही आपका जो है जो काफी फेमस टॉपिक है जिससे कि आपको हर बार जो है सवाल आ ही सकते हैं और वो है डायरेक्शन टेस्ट। दिशा से संबंधित जो है आपके सवाल डायरेक्शन टेस्ट से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो ये डायरेक्शन वाला सवाल है और सवाल कहता है ए मैन इज इनिशियली फेसिंग नॉर्थ। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी कागज पर जो है डायरेक्शन कैसे होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। इसी के डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं तो पहले बोलता है एक आदमी जिसका चेहरा नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब वो इस तरफ मुंह करके यहाँ खड़ा है, इसका चेहरा इस तरफ है, तो यहाँ पर आपको ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। फिर कहता है ही टर्न्स राइट, तो हमने उसको राइट कर दिया तो ये यहां से राइट मुड़ गया, मानिए ऐसे राइट मुड़ा इधर की तरफ। फिर बोल रहा है देन टर्न लेफ्ट, फिर वहां से वो लेफ्ट यहां मुड़ गया, इधर लेफ्ट हो गया। फिर देन लेफ्ट अगेन, तो फिर वो लेफ्ट ऐसे मुड़ गया। ठीक है, एंड फाइनली राइट ट्वाइस, 2 बार जो है राइट मुड़ा, तो यहां से एक बार राइट ऐसे और एक बार राइट ऐसे हो जाएगा, उसका फेस इस साइड में है। और वही सवाल पूछ रहा है व्हाट डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ, कि किस डायरेक्शन में उसका फेस है। तो इस तरफ में कौन सा फेस डायरेक्शन है, तो ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये हमारा ईस्ट इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका आंसर है, तो इसका आंसर भी ईस्ट ही है। तो ये देखिए आपको बड़ा आसान सवाल होता है और 100% पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान दे करके इन सवालों को करना है। नेक्स्ट दूसरा सवाल जो है ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से संबंधित है और इस पेपर में जो है ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो है बहुत सारा सवाल पूछा गया। कितना पूछा गया? बहुत सारा सवाल जो है आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन का पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे। ये दिखने में बड़े ही हार्ड लगते हैं सवाल, लेकिन ये होते नहीं हैं। अगर आप स्टेटमेंट को सही ढंग से समझ लेते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता। कहता है कंसीडर द 2 फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉन्ड होल्डर्स। बस आपको क्या है उस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ बॉन्ड होल्डर्स के बारे में पूछा गया है और कहता है कि करेक्ट करिए होल्डर्स ऑफ ए कंपनी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आपको मार्क करना है। पहला कहता है कि बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी। बॉन्ड होल्डर जो हैं वो कंपनी के कर्जदाता होते हैं। वहीं पर वेयर एज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर, जबकि स्टॉक होल्डर्स उनके मालिक होते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित अगर सवाल कहिए तो ये बनता है। और थोड़ी बहुत आपको फिनांस की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी पैसा कहीं बॉन्ड में निवेश करते हैं, इसका मतलब कि आप उस कंपनी को क्या कर रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। ठीक है, अपने पैसा को कर्जा पे दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उस कंपनी का जो है मालिकाना हक खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मालिकाना हक खरीद रहे हैं। तो अगर हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो करेक्ट हो जाते हैं
तो यहाँ पर आंसर भी यही होना चाहिए। तो देखते हैं कि आंसर क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर है दोनों जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल आपका दिया गया जिसको कि संबंध कहते हैं। संबंध कि एक कथन या एक चीज का संबंध जिससे है दूसरा का कैसे है। तो कहता है कि जैसे पेड़ का संबंध, ट्री का संबंध क्या है, फॉरेस्ट से है। मतलब बहुत सारे ट्री मिल करके क्या बनाते हैं, एक जंगल बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्टार का संबंध किससे होगा, तो बहुत सारे स्टार मिल करके क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं मिल्की वे। वो क्या बनाते हैं, मिल्की वे। इसको हिंदी में बोलते हैं गैलेक्सी या आकाश गंगा। ठीक है, तो ये बनाते हैं आकाश गंगा यहाँ पे। तो गैलेक्सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछा जाएगा। अगला जो सवाल पूछा गया फिर वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से संबंधित है, जिसको कि हम साइलोलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए यहाँ पर वो मेथड लगाना पड़ेगा। कहता है केयरफुली रीड करिए गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कंक्लूजन। सही निष्कर्ष को आपको चुनना है। कहता है ऑल एम्प्लॉइज आर फुटबॉल प्लेयर। तो हम यहाँ पर एक घेरा बनाते हैं कि ऑल एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का ये वाला घेरा हो गया, और ये सारे के सारे जो है किसके अंदर आ जाएंगे, फुटबॉल प्लेयर के अंदर। तो हम इसको फुटबॉल प्लेयर लिख दिए। ठीक है, अगला बताता है कि सम फुटबॉल प्लेयर्स आर कोचेज। कहता है कि सम फुटबॉल प्लेयर्स आर कोचेज। तो इसमें दो चीज हो सकता है। अगर हम एक गोला ऐसे बनाए तो ये भी डिनोट बताता है कि कुछ जो है फुटबॉल प्लेयर क्या हो सकते हैं, यहां पर जो है ये कोचेज में आ गए। लेकिन इसमें ये एम्प्लॉयमेंट वाला भी जो है आपको एम्प्लॉय वाला भी सेक्शन आ गया। या नहीं तो दूसरा घेरा ऐसे भी बन सकता है, एम्प्लॉय को टच ही नहीं करेगा और बाकी सारे कोचेज यहां पर हो जाएंगे। तो ये कोचेज हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं अपने आंसर को। कहता है सम एम्प्लॉइज आर कोचेज। तो यहां से कॉन्ट्राडिक्ट है, यहां से नहीं होगा, लेकिन इससे हो रहा है कि कुछ कर्मचारी कोच हैं। लेकिन ये कंफर्म बोल रहा है कि कोच हैं, कंफर्म तो नहीं है। संभावना है कि कुछ कोचेज भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, या नहीं तो वो बिना एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। अगला बोलता है सम फुटबॉल प्लेयर्स आर एम्प्लॉय। सम फुटबॉल प्लेयर्स आर एम्प्लॉय। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो है फुटबॉल प्लेयर का गोला बड़ा है और उसके अंदर एम्प्लॉय है। मतलब कुछ लोग जो है फुटबॉल प्लेयर बिना एम्प्लॉय, इधर वाले लोग बिना एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, लेकिन कुछ जो है वो एम्प्लॉयमेंट है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमको लग रहा है कि परफेक्टली है, लेकिन और हमको देख लेना है। ऐसे सवालों को चारों ऑप्शन आपको एनालाइज करना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है उसको आपको उत्तर देना चाहिए। कह रहा है नो एम्प्लॉय इज अ कोच। नो एम्प्लॉय इज अ कोच, ऐसा नहीं है। यहां से तो कुछ कोच हो ही जा रहे हैं, यहां से नहीं हो रहे हैं। मतलब ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये वाला भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। बोल रहा है ऑल कोचेज आर एम्प्लॉय। सभी जो है कोचेज एम्प्लॉय हैं, इसमें नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर हम इनके दिए गए स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालेंगे तो मेरा बी नंबर वाला जो है ये ठीक ठाक जो है बैठ रहा है अभी तक। तो क्या कुछ हो सकता है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही है, सम फुटबॉल प्लेयर्स आर एम्प्लॉइज। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको डीप ले गया, नहीं तो मैं तुरंत ये खाका बनाता और तुरंत जो है आंसर टिक कर देता। तो इस तरीके से आपको भी सवालों को हल करना है। अगला सवाल हमारा है और वो है ब्लड रिलेशन। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशन से सवाल आपको अभी तक हमने जितना पेपर डिस्कशन किया सब में है। इसका मतलब आपको ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उस पे 5 स्टार क्या 6 7 जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। और इसको अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो 1 नंबर आपका श्योर हो जाता है, क्योंकि बहुत आसान होता है ये। मैंने आपको बोला कि इस सवालों को अपने ऊपर लेना होता है सिर्फ रिलेशन बना करके। तो सबसे बोल रहा है पहले कि किरण इज द फादर ऑफ यश। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं किरण और यहां पे लिखूंगा यश। और बोल रहा है कि यश का जो है किरण यश का पिता है, तो किरण की तरफ ये होगा और इनके बीच का संबंध पिता पुत्र का है। अगला बताता है यश इज मैरिड टू कृष्णा। अब यश की जो है शादी किसके साथ हुई है, यश की शादी करिश्मा के साथ हुई है। तो यहाँ पे करिश्मा लिखा गया
और करिश्मा इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो किरण जो है करिश्मा के ससुर हो गए। तो अगला पूछता है कि अगला देता है कि सूर्या इज द सन ऑफ करिश्मा। तो अब करिश्मा का जो है वो बेटा, करिश्मा का बेटा कौन है, सूर्य कुमार यादव यानी सूर्या। और फिर बोलता है कि हाउ इज सूर्या रिलेटेड टू किरण। अब सूर्या जो है, सूर्या किरण से कैसे रिलेटेड है, समझ गए। तो सिंपल सा आप बता सकते हैं कि ये तीर इधर नहीं होगा, किरण का संबंध सूर्या से पूछा गया है। अगर इनका पूछा जाता यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, इधर की तरफ तीर होता तो ये हो जाते ग्रैंडफादर, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला पूछा गया है तो आंसर होना चाहिए ग्रांड सन, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ग्रांड सन, पोता। तो देखे सिंपल सा एक डायग्राम खींचना है और बड़े आसानी से। अब इसी में लोग है, कोई बोलेंगे ये ट्रिक वो ट्रिक फलना ट्रिक। हम आपको बता दें कि कुल 5 गवर्नमेंट एग्जाम मैंने लगातार निकाले और बिना किसी ट्रिक के निकाले। जब आपका किसी भी चीज का बेसिक, मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अभाव में आपका परीक्षा नहीं निकलता है। और मैं इसका खुद एक गवाह हूं कि जब मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था और एग्जाम दिया तो मैं एग्जाम में लास्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मुझे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी के परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सब चीजों में गैप था। और उसी नॉलेज गैप के कारण जो है मैं आधा दूर ही वो सफर कर पाया और आधे दूर के बाद से मुझे वापस हो जाना पड़ा, क्योंकि मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके अलावा और जितने गवर्नमेंट एग्जाम थे उन सारे एग्जामों से रिलेटेड मेरा बेसिक्स क्लियर था, मेरी जो भी फाउंडेशन है वो क्लियर था, तो मैं जो भी एग्जाम देता था वो निकल जाता था। तो आपको भी बेसिक्स देना है। आजकल होता क्या है कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका और यहाँ पर लूंगा ये बताने के लिए कि आजकल इतने मास्टर हो गए कि जो आपको बेसिक बता ही नहीं रहे, वो डायरेक्ट आपको एक नया जो है, मतलब एक सवाल बनाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट याद करें, एक सवाल बनाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट याद करें। इस प्रकार से सवालों की तो संख्या असंख्य है, तो कॉन्सेप्ट की भी संख्या असंख्य हो जाती है। हाँ, 1, 2, 5, 10 मेथड्स ऐसे हैं जहां की मैं भी कहूंगा कि आप ट्रिक यूज कर लीजिए, लेकिन ट्रिक पर जाने से पहले हर सवालों के कॉन्सेप्चुअल आपको आने चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्चुअल आएगा तो आप अपना ट्रिक खुद भी बना लेंगे, किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो चले आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द मिसफिट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये जो सीरीज दिया हुआ है हमारे पास 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 21 और 23। अगर आप यहां पे देखेंगे तो बड़े आसानी से जो है आप इसको बना सकते हैं। तो कौन सा इसमें मिसफिट है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 7, 4, 11, 11, 2, 13, 13, 4, 17, 17, 2, 19, सॉरी यहां 2 होगा, 17, 2, 19। फिर यहां पे क्या होना चाहिए था, 2 के बाद 4 जुड़ना चाहिए था, 19, 4, 23 यहां पर होना चाहिए था, और 23 के बाद जो है यहां पर 25 हो जाता। तो किसके कारण ये सीरीज गड़बड़ हो गया उसको अगर देखें हम, तो अगर आइदर मैं यहां ठीक हूं तो मेरे हिसाब से वो आंसर होना चाहिए, और वही आंसर है यहां पर कि 21 जो है वो असंगत है, क्योंकि यहीं पर जो है क्या हुआ, हमारा सीरीज जो है ये ब्रेक कर दिया, जिसके कारण कि ये सीरीज गड़बड़ हो गया। मतलब इस 21 का यहां कोई जरूरत ही नहीं था, हम 4 जोड़ते तो ये 23 पर आकर के सेट हो जाता। समझ गए। तो ये चीजें इस तरीके से आपको देखना है। इसको हम नंबर सीरीज का सवाल भी बोलते हैं। जब हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे तो कैसे कैसे सवाल आपके नंबर सीरीज से बन सकते हैं वो सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, और आपके लिए वो काफी फ्रूटफुल होने वाला है। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एकदम सीरियस कैंडिडेट है तो ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव क्लासेस को, जहां मैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताते रहता हूं। अगला सवाल है रीड द सिचुएशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपका क्या है, सिचुएशन
और सिचुएशन के अनुसार आपके आंसर पूछे गए हैं। क्यों पूछा जाता है ऐसा सवाल? ये आपके डिसीजन मेकिंग की क्षमता को दर्शाता है कि अगर आप एएसआई बन गए, अगर आप सब इंस्पेक्टर बन गए, अगर आप इंस्पेक्टर बन गए, कोई भी पोस्ट पे चले गए, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे, कंडीशनल डिसीजन कैसे लेंगे, किस कंडीशन में आप कैसा डिसीजन लेते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए। तो सिचुएशन यहां कहता है कि नीचे दी गई स्थिति में कि एक सदस्य की लापरवाही के कारण एक टीम परियोजना की समय सीमा चूक हुई, प्रबंधक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए एज ए बीइंग पोस्ट कमांडर, मैं किसी पोस्ट पर हूं, मुझे कोई दायित्व दिया गया, हमने एक टीम बनाई और उस टीम में किसी एक सदस्य की लापरवाही के कारण जो टाइम बाउंड पे हमको काम देना था वो टाइम बाउंड पे काम नहीं हो पाया। तो बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ प्रबंधक हम क्या करेंगे? क्या एम्प्लॉय को पनिश करेंगे और बाय रिमूविंग हिम, कर्मचारी को हम दंडित करके सर्विस से हटा देंगे, या फिर वार्न द एम्प्लॉय एंड रेफर हिम फॉर ट्रेनिंग, ये करेंगे, या फिर इग्नोर द इंसिडेंट, घटना पर ध्यान नहीं देंगे, रिवार्ड द टीम, टीम को पुरस्कृत करेंगे। तो टीम को पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, काम समय पे नहीं हुआ है, घटना को इग्नोर भी नहीं करेंगे, साथ ही साथ जो है उसको हटाएंगे भी नहीं नौकरी से, लेकिन उसको वार्निंग जरूर देंगे और उसको ट्रेनिंग में भी भेजेंगे, ताकि क्या हो, आगे अगर हमको कोई भी दायित्व मिले तो उस दायित्व को वो ठीक ढंग से पूरा कर पाए। नेक्स्ट भी आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल है और इसमें कहता है कि द रिजल्ट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इंटू 4। तो आप यहां पे इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इंटू 4। दूसरा स्टेटमेंट है कि 7 माइनस इतना, 7 माइनस 5:8 डिवाइड बाई 10 जो है क्या? तो अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? काको पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को करो घटाओ। तो हम इसको अगर करेंगे तो ये पहले गुना होगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर जोड़ हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस 12 अगर हम देखें तो ये घटाने के बाद क्या होता है? हमारा -9 आ जाता है। इसको अगर हम करें तो 40 माइनस 7 ये लिखा हुआ है और बटा 10 इस तरीके से है। तो इसमें बोलता है कि क्या इसका कैलकुलेशन जो है इवन आएगा और इसका ऑड आएगा, मतलब ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, लेकिन 9 आ रहा है तो क्या ये सम होगा? हमारे हिसाब से तो सम नहीं होना चाहिए। एंड ये वाला थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इस सवाल को लिखने में मुझे गलत हो गया है, ठीक ना? तो मैं इसको रिव्यू करूंगा फिर से कि ये सवाल आखिर इस प्रकार से टाइपिंग मिस्टेक तो कहीं नहीं हो गया है। लेकिन अगर इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है कि ओनली 2 इज करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे भी तो इसका परिणाम जो है 3.3 आ रहा है। अगर हम इसी प्रकार हल करते हैं तो ये एक विषम संख्या है, जबकि ये सम संख्या नहीं है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसको यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको इसको करेक्शन देखना पड़ेगा कि इट में भी टाइपिंग मिस्टेक है या इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा कुछ होगा, अच्छा यस, इस ऐसा कुछ होगा तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। यस यस, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। सवाल में हमने एक मिसिंग किया है, इस कारण से मैं इसको मिटा रहा हूं। ये सही है, सवाल टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, मैंने एक चीज इग्नोर कर दिया यहाँ पर, जिसके कारण कि ये सारा खेल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे हो रहा है, उसको देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो दोबारा आपको जो है मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं। पहला स्टेटमेंट जो है वो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इंटू 4 बाय 6 है, समझ गए? इस तरीके से है। और दूसरा वाला भी है 7 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। अब आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, काको पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को करो घटाओ। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 2,
तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या ये 1 सम नंबर है? सम नंबर नहीं है। दूसरा करेंगे 7 माइनस 40 बटा 10, इसको कटा देंगे 4, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया? 3। क्या ये विषम नंबर है? तो यस, ये विषम नंबर है। तो आंसर हमारा सी हो गया। थोड़ा सा यहां पर मुझे ये वाला जो चीज दिखा नहीं, जिस कारण की हम लोग उलट गए थे, लेकिन क्वेश्चन सही है और आंसर भी हमारा सही है। अगला फिर स्टेटमेंट वाला ही सवाल दिया और इसमें बोलता है, स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। क्या इलेक्ट्रिक वाहन से यस इट रिड्यूसेस द पॉल्यूशन? यस, कर सकता है। यस इट रिड्यूसेस द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। बिल्कुल सही। जब हमारे तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गाड़ी चलाने के लिए, तो हम तेल को इंपोर्ट क्यों करेंगे? तो इसमें स्ट्रांग में बोथ एंड वन दोनों स्ट्रांग है, कि दोनों प्रबल है कि ऐसा कुछ हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देख रहे हैं कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग अभी तक डरते आ रहे थे। मैं भी आपको नहीं पढ़ा पा रहा था क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे सेटअप्स नहीं मिल पा रहे थे कि मैं आपको इन चीजों को करा पाऊं। लेकिन अब मैंने भी इस बार जिद ठानी है कि आपको रीजनिंग में भी जो है पुशअप करूंगा, रीजनिंग के भी सवाल पढ़ाऊंगा, जीके के भी सवाल आपको पढ़ाऊंगा, कि एनी हाउ आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कई जगहों पर आपके प्रोफेशनल नॉलेज के सवाल नहीं सही हो पाते हैं, तो जब आप इन नॉलेज के साथ, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ जाएंगे, तो ये आपको एक्स्ट्रा कुशन देगा एग्जाम में कि आप झटका नहीं खाएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे। अगला फिर वही स्टेटमेंट वाला ही सवाल है। कहता है स्टेटमेंट 1 0.25 एंड 3/2 आर इक्वल। तो हम लिखते हैं 0.25, पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। लेकिन फिर यहां पर एंड 3/12, इसको भी कटाएंगे 1/4। यस, ये इक्वल है। दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा बोलता है x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, देन x इज लेस देन y। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये भी कितना हो जाएगा? 25/100 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। वहीं पर 1/5 है, तो हम जब इसको करेंगे तो सिंपल सा ये 0.25 हो जाएगा और ये 0.20 हो जाएगा। तो इसमें से बताइए कौन बड़ा है? तो ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब ये x है, तो ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी ओनली जो है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था। तो कितना आसान है, सिंपल। अगला फिर स्टेटमेंट से ही सवाल पूछा और कहा द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हो गया? 3, 5, 7, 9। ये क्या है? ये सब विषम संख्याएं हैं। तो 2 विषम संख्याओं का गुना कितना होता है? 9 हो जा रहा है, ऑड नंबर है। 5 को भी करेंगे 25, ये भी हमारा विषम हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट 2 विषम संख्याओं का गुना करने परिणाम हमेशा एक विषम संख्या होगी, ये सही हो गया। 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पे परिणाम एक सम संख्या होगी, तो जोड़िए 5 3 8, 7 5 12, 9 7 16। यस, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। तो हम क्या कर लेंगे? दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आ गया हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल ही है, एक तरीके से कहिए तो जंबलिंग इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए कि P डज नॉट प्ले चेस और फुटबॉल, Q प्लेज हॉकी, R डजंट प्ले फुटबॉल, विच गेम S प्ले। मतलब 4 दोस्त हैं, वो 4 अलग अलग खेल खेलते हैं, या तो फुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी या शतरंज, और उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। उस स्टेटमेंट को जैसे ही डिकोड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे डिकोड करेंगे उसको हम जो है यहां पर देख लेते हैं कैसे डिकोड किया गया। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो बोलता है कि 4 दोस्त है और 4 दोस्त में जो है P शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। Q हॉकी खेलता है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि Q हॉकी खेलता है, इसका मतलब S हॉकी नहीं खेलता। फिर R डज नॉट प्ले फुटबॉल, R फुटबॉल नहीं खेलता है, लेकिन ये हॉकी खेलता है, ये फुटबॉल नहीं खेलता है। 2 छट गया, तो या तो वो चेस खेलेगा या तो क्रिकेट खेलेगा। तो इस तरीके से तो हर स्टेटमेंट को छोड़ेंगे। तो कहता है P डज नॉट प्ले चेस और फुटबॉल, P कैन नॉट प्ले चेस और फुटबॉल, सो P कैन प्ले ओनली क्या करेगा? क्रिकेट एंड हॉकी। P जो है हमारा क्रिकेट और हॉकी खेल सकता है। P यहां बोल रहा है शतरंज या
फुटबॉल नहीं खेल रहा है और क्यू हॉकी खेल ले रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट से निकलता है। अगला स्टेटमेंट में क्यू का तो कंफर्म कर दिया, क्या करता है, क्यू हॉकी खेलता है। इसके बाद जो है बोलता है पी कैन नॉट प्ले हॉकी ऑलरेडी टेकन बाय क्यू, क्यू ने इसको ले रखा है हॉकी को, समझ गए। तो हॉकी को क्यू ने ले लिया तो पी क्या खेलेगा, पी हमारा खेलेगा क्रिकेट। जब पी क्रिकेट खेलेगा तो यहां से निकल गया क्रिकेट खेलता है। आगे अगर देखेंगे तो आर डज नॉट प्ले फुटबॉल, आर फुटबॉल नहीं खेलता है। जब आर फुटबॉल नहीं खेलता है, यहां पे क्रिकेट निकल गया, हॉकी निकल गया, तो आर फुटबॉल नहीं खेलता है तो ऑब्वियसली यह चेस खेलता होगा। बाकी जो बचा क्या होगा, बाकी जो बचा वही तो एस। तो एस के बारे में है तो एस यहां पर क्या खेलेगा, एस हमारा जो है फुटबॉल खेलेगा। तो इस तरीके से आपको फुटबॉल इसका उत्तर आ जाएगा, पीछे हम लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले सवाल जो है हल किए जाते हैं। और ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप रूल 72 की आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो एएसआई की हो, एएसआई के लिए तो कार्यवाही शुरू हो गई है, सब इंस्पेक्टर के लिए 2 मंथ बाद जो है ऑब्वियसली इस पे कार्यवाही शुरू हो जाएगी आपकी वैकेंसी की। तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए, लाइव क्लास ज्वाइन करके सारी चीज़ को पढ़ लीजिए, सारा नोट्स बना लीजिए, टाइम से पहले नोट्स बना लेंगे तो फिर आप क्या होगा, उस नोट से रिवीजन करते रहेंगे और रिवीजन करते करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके ही डिमांड पर शुरू की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि ये रीजनिंग वाला पार्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, औरों को शेयर करिएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। और इस तरीके से आप जो है आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप आरपीएफ एलडीसी के साथ जुड़े रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी चीज़ों के लिए हमने आरपीएफ एलडीसी ऐप को भी डेवलप किया है। उस ऐप को भी आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट फ्री और पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आपके ढंग से हो रही होंगी और आपके अनुकूल चल रही होंगी। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।